हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हर नियम को, प्रेजेंट टेंस के पूरे वाक्यों को और एग्जाम्पल सहित आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आज के वीडियो में हम 100% इस प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी जो टेंस है प्रेजेंट उसके भाग। अब नंबर 1 पार्ट है अपना इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके 4 भाग होते हैं। अब इन 4 भागों में इस टेंस को बांटा गया है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टेंस के ये 4 भाग हैं तो पास्ट की और फ्यूचर के नहीं हैं। नहीं दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के ये चारों भाग होते हैं, जो कि आगे यहाँ से प्रेजेंट हट जाए और पास्ट जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर फ्यूचर का करना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों के यही 4 भाग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 होगा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम देख लेते हैं इनकी पहचान है। हम इनकी अगर हिंदी वाक्यों को लिखा देखते हैं तो कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा वाक्य किस टेंस से है। अगर वाक्य के अंत में, ये आप देख रहे होंगे, अगर वाक्य के अंत में ता ती ते ये आ रहा है, ता है, ती है, ते है शब्द आता है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। अगर ता ती ते शब्द अकेला आ रहा है और था आता है साथ में तो पास्ट इंडेफिनिट से है। अगर गा गी गी आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट से है। तो सबसे पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यानी ता ती ते, इसके साथ ता है, ती है, ते है अगर आता है तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में कोई भी टेंस हो, रहा रही रहे, किसी भी कंटिन्यूअस का देख सकते हैं आप, उसमें रहा रही रहे होता है। तो रहा है, रही है, रहे है अगर जिस वाक्य के अंत में आता है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके परफेक्ट टेंस यानी कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी चुका, चुकी, चुके, हर परफेक्ट टेंस की पहचान है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है। अगर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हर टेंस में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसकी पहचान होती है रहा, रहा, रही, रहे। लेकिन इस टेंस में एक बात होती है कि इन तीनों टेंसों में जो होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट होता है, इनमें किसी भी कार्य को शुरू होने का समय नहीं होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है और इसकी पहचान रहा होती है। लेकिन जहाँ ये प्रेजेंट में है तो रहा है, रही है, रहे है होगा और साथ में इसमें समय दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अपना नंबर 1, यानी सबसे पहला है भाग है जो प्रेजेंट का, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप देख रहे होंगे ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके वाक्यों में हम यह पता कर सकते हैं या इसके वाक्यों में हमें यह महसूस होता है कि कोई भी कार्य सामान्य रूप से हो रहा है या होता है। ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके वाक्यों को कैसे बनाते हैं, इनके लिए नियम। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे सिंगुलर्स के लिए, ये है आपका एक वचनकर्ताओं के लिए। आप एक वचनकर्ताओं के लिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट तो आप जानते होंगे, वाक्य का कर्ता सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो आपका वर्ब यानी क्रिया हो रही है उसकी पहली अवस्था, और उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बनता है। ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद होता है हम प्लूरल के लिए देखते हैं। तो प्लूरल्स के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। प्लूरल्स में सबसे सीधी बात होती है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर जो वर्ब होती है उस वर्ब को लिखने के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा वाक्य पूरा होता है। आगे देखिए, हम एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। जैसे कि देखिए सिंगुलर्स के लिए एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे कि ही, यानी देखिए एक वचन से है, ही वह यानी एक है, और फिर है प्ले, प्ले यानी खेल रहा है। अब यहाँ पे लेकिन अब ये है सिंगुलर से तो इसमें एस यस लगे तो हो जाएगा ये प्लेस, ही प्लेस। अब क्या आ जाएगा, क्रिकेट, तो वह क्रिकेट खेलता है। तो क्या है, सामान्य बात से क्या पता चला कि वह क्या काम करता है, क्रिकेट खेलता है। तो इससे हमें किसी भी सामान्य कार्य का पता चलता है प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद देखिए दूसरा है सी गोज़ टू ऑफिस, सी गोज़ टू ऑफिस, वह कहाँ, दफ्तर जाती है। कहाँ जाती है, दफ्तर जाती है। तो सी सिंगल है और इसमें जो क्रिया है गो, इसके साथ एस या ई एस लगता है तो इसमें ई एस जुड़ गया तो गोज होता है, और फिर टू
ऑफिस। इस प्रकार से हम सिंगुलर या प्लूरल को देखते हुए इसके इंडेफिनिट के टेंस बनाते हैं। चलिए है अपना प्लूरल्स के लिए। तो प्लूरल्स के लिए देखते हैं, सबसे पहले इसमें एस वाई एस नहीं लगता है। जो हम यहाँ इसमें एस ई एस का प्रयोग करते थे वो प्लूरल्स के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं होता है। अब हम सबसे सिंपल बनाते हैं उस नियम के अनुसार। आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? चिल्ड्रेन। तो द चिल्ड्रेन गो टू द स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो देखिए चिल्ड्रेन सबसे पहले, अब फिर क्रिया थी इसमें गो, तो इसमें कोई सा क्रिया नहीं लगी है, और फिर टू स्कूल। इस प्रकार से ये जो आपके प्लूरल्स के होते हैं बिल्कुल सिंपल बनते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं और है अपना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब इसमें देखते हैं, वैसे अभी अपने सिंपल वाक्य देखे थे। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें और इंटेरोगेटिव की बात करें इसमें, तो नेगेटिव में हम किसी भी वाक्य में अगर हम नेगेटिव बनाते हैं उसे, तो अगर एक वचन है, आप देख सकते होंगे एक वचन है अगर वो, तो उसके लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। और अगर वो बहुवचन है तो हम उसके लिए डू का प्रयोग करते हैं। यानी प्लूरल्स के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज, ये हमारे नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। अब किस प्रकार से ये होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज। अगर आप इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं तो इसके हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम डू या डज का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अभी हमने पढ़ा था ही प्लेस क्रिकेट, इसको नेगेटिव बनाएंगे हम, तो ही डज नॉट, अगर वो एक वचन से है तो इसमें डज लग जाएगा। अब नेगेटिव बनाना है इसका तो नॉट, और ये अगर डज लगता है तो नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, इन दो में सिर्फ डज लगता है। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे डज लग गया है। और फिर डज के बाद अगर हमें इसका क्या बनाना है नेगेटिव, तो नॉट लग गया, और प्ले क्रिकेट। अब फिर जब ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में बनने लगते हैं तो डू या डज का यूज होने लगता है, तो एस और एस का प्रयोग क्रिया में नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाता है। अब फिर आता है आपका, और फिर इसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या है? देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे डू दे प्ले क्रिकेट। अब क्या है इंटेरोगेटिव में हो जाता है कि सबसे पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका प्रयोग होता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का यूज होता है। फिर इसमें जैसे कि सबसे पहले आपका मैंने लिखा है डू दे प्ले क्रिकेट, ये आपका इसका इंटेरोगेटिव है। डू दे प्ले क्रिकेट यानी क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो वे आया है यानी प्लूरल से है, इसलिए आपका डू लगा है। और अगर देखिए नीचे सिंगुलर से है तो यहाँ डज लगा है, डज सी गो देयर। इस प्रकार से तो यहाँ दोनों नीचे इंटेरोगेटिव के दिखाए गए हैं आपको, और ये दोनों ऊपर आपको नेगेटिव के दिखाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट टेंस पे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी सहायक क्रियाएं होती हैं इज, एम और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम और आर, ये तीन सहायक क्रियाओं का उपयोग होता है। और इस काल में यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में जारी है। कोई भी कार्य अगर वर्तमान समय में जारी है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अब किस प्रकार से आता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें एज, एम और आर, मैंने अभी आपको तीन इसके हेल्पिंग वर्ब बताई। तो सबसे पहली है इज। इज का यूज कहाँ कैसे करते हैं? सबसे पहले आप वाक्य में सब्जेक्ट लिखते हैं, और अगर आपका ही, सी, इट या किसी का नाम हो, जैसे कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब आप उसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इज का यूज करते हैं। फिर आप कोई भी वर्ब है आपकी जो उसमें सेंटेंस में, उसकी वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करके उसमें आईएनजी का यूज करते हैं, और फिर आप अंत में ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का यूज करते हैं। इस प्रकार से आपका वाक्य बनता है। इसमें आपका सेकंड नंबर है एम। एम का यूज होता है आपका सिर्फ आई के साथ। आप सबसे पहले देख रहे होंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर आई के बाद एम, यानी कि सब्जेक्ट पहला यानी आई पहली, आई के बाद एम लगता है सहायक क्रिया, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जो आपकी वर्ब है उसकी पहली अवस्था, और फिर उसमें आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लिख करके आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। चलिए अगला है आपका आर। तो आर है आपका सब्जेक्ट सबसे पहला, सब्जेक्ट के जैसे कि बी या यू, दे, या कोई भी बहुवचन का, कोई भी प्लूरल का सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप आर लगाते हैं। तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट होगा इनमें से कोई, फिर इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, ये जो आप देख रहे हैं आर। फिर आर के बाद में आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है। फिर आर के बाद में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद में आपको आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगाने के बाद में आपको फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लिख करके अपना वाक्य पूरा करना। इस प्रकार से आपके तीनों नियम हैं। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। जैसे कि सबसे पहले बताया मैंने एज, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट सी लिया हमने, सी, फिर इसके बाद ये सिंगुलर से है तो एज लगाएंगे, सी इज। अब फिर है राइटिंग, अभी मैंने बताया था वर्ब की
पहली अवस्था जिसमें आईएनजी लगानी है, और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट हो वो, तो सी इज़ राइटिंग अ लेटर। इस प्रकार से अगर आप इसे नेगेटिव बनाते हैं तो सी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर आप इसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि इंटेरोगेटिव में आप इज यानी जो सहायक क्रिया है उसका यूज पहले करते हैं, फिर इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसका यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जिसमें आईएनजी लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लिखकर वाक्य पूरा कर देते हैं। इस प्रकार से आप अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। इस प्रकार से आपका ये वाक्य पूरा हो जाता है, यानी इज फिर सी और सी के बाद में नॉट, तो इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। इस प्रकार से आपका वाक्य बनता है। चलिए अब आई एम का देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो आपका सब्जेक्ट अगर जिस टेंस में आई होता है, क्या होता है आई, जिसको हिंदी में मैं कहते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए आप एम का यूज करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, और फिर आपका वाक्य जैसा इज में बनता है ऐसे ही इसमें बनेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इस प्रकार से आपका दूसरा है, देखिए आई अगर नेगेटिव बनाना है तो फिर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, तो इस प्रकार से नेगेटिव बन जाएगा। आपका इंटेरोगेटिव बनाना है तो पहले सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इस प्रकार से आपका इंटेरोगेटिव बनेगा। और ये आपका है आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है इसके हम नेगेटिव बना सकते हैं, ये इंटेरोगेटिव, और ये हम इंटेरोगेटिव में नेगेटिव। इस प्रकार से हम एम का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं आर। अब जैसे कि कोई भी आपका बहुवचन का यानी प्लूरल का कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप आर का यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा यू है तो यू प्लूरल से है तो इसको हम आर के साथ यानी आर इसको यू के लिए करेंगे। जैसे यू आर राइटिंग अ लेटर, यानी आप एक पत्र लिख रहे हैं या तुम एक पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आर लगाया, राइटिंग अ लेटर जो कहते हैं आपका। तो इस प्रकार से हम इज एम और आर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अपना जो, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज़ और हैव, हैज़ और हैव। मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आप खुद से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, मैंने बिल्कुल सब कुछ विस्तार से लिखा है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस काल में यह बोध होता है कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी कोई भी कार्य अभी अभी खत्म हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें सहायक क्रिया मैंने आपको बताया हैज़ और हैव। आप कैसे करते हैं जो कोई भी कार्य अभी अभी खत्म हुआ हो, जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए इसके नियम। सबसे पहले आप हैज़ और हैव, मैंने दो इसकी आपको हेल्पिंग वर्ब बताई। तो सबसे पहली है जो आपकी ही सी इट, यानी ही सी इट एंड अदर सिंगुलर, यानी एक वचनकर्ताओं के लिए आप हैज़ का यूज करते हैं और बहुवचनकर्ताओं के लिए आप हैव का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई, री, यू, दे एंड अदर्स जो होते हैं वो आते हैं इसमें प्लूरल में और ही सी इट सिंगुलर में। तो चलिए एग्जाम्पल से कहते हैं। अब देखिए जैसे कि हैज़ के लिए ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। इसमें एक बात और होती है, जो क्रिया होती है वर्ब, उसकी तीसरी अवस्था का प्रयोग हर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे कि फिनिश है, फिनिश की तीसरी अवस्था फिनिश्ड होती है, तो ये यहाँ फिनिश्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, वह अपना कार्य खत्म कर चुका है, यानी कोई अपना कार्य खत्म कर चुका है, यानी कोई भी कार्य आपका जब तुरंत खत्म हुआ हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर नॉट, इस प्रकार से नेगेटिव बन जाता है। और इसे हमें अगर इंटेरोगेटिव में बनाना है तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था। इस प्रकार से अपना वर्ब वाक्य जो इंटेरोगेटिव बन जाता है। चलिए अगला हैव का यूज देखते हैं। तो हैव है अपना जो, इसमें होता है प्लूरल्स के लिए। जैसे कि एक से अधिक कोई है, यानी अपना बहुवचन का करता है या सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम सहायक क्रिया का यूज हैव का करते हैं। जैसे कि दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन यानी वे जा चुके हैं। इस प्रकार से अगर इसे नेगेटिव बनाए हम तो दे हैव नॉट गॉन। सबसे पहले मैंने कई बार बता दिया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर वर्ब। और जो परफेक्ट चल रहा है इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है। अभी मैंने बताया आपको इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, तो इन दोनों में फर्स्ट फॉर्म और जो परफेक्ट होता है इसमें थर्ड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। अगला टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो टेंस है ये ज़रा हटके है, यानी कि इस टेंस में
कोई भी कार्य जब शुरू होता है तो उस कार्य का समय दिया होता है। ये आप देख रहे होंगे यानी अतः कार्य शुरू होने का समय दिया होता है। इसमें कोई भी समय, कोई भी टेंस है, किसी भी टेंस में कोई भी समय यानी किसी भी कार्य को शुरू होने का समय होता है। अब देखेंगे आप, इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी है। यानी कोई भी कार्य भूतकाल में तो क्या हुआ, पास्ट में तो वो शुरू हुआ है लेकिन अभी जारी है, प्रेजेंट में जारी है, तो उसमें हमें क्या होता है, भूतकाल में जब वो यानी शुरू हुआ है उसका समय दिखाया जाता है। और जिसके लिए हम सहायक क्रिया एक वचन के लिए हैज़ बीन यानी सिंगुलर के लिए हैज़ बीन और प्लूरल के लिए हैव बीन यानी बहुवचन के लिए हैव बीन का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि समय दिया होता है, तो समय के लिए जो से, जैसे कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से, ऐसे जो से शब्द आता है, इस से शब्द के लिए, इस से के लिए हमें सिंस या फॉर का यूज करना होता है समय में, समय के लिए। अब कैसे, अगर निश्चित समय है जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च या कोई 2002, 2005, 2007 ऐसा कोई समय या किसी दिन का नाम या किसी महीने का नाम जो निश्चित समय है उसके लिए आप सिंस का यूज़ करते हैं। और जो अनिश्चित समय है जैसे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 साल, 2 साल, उसके लिए आप फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब है हम इसके नियम जान लेते हैं किस प्रकार से हम इसके टेंसों को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेने के बाद ही सी इट यानी सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे आपके, उसके लिए हम हैज़ और फिर हैज़ के बाद बीन का यूज़ करेंगे और हैज़ बीन के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जिसमें आप आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लिखेंगे। फिर आप उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे समय के से के लिए और फिर सबसे अंत में टाइम लिखते हैं, यानी कि वाक्य में टाइम सबसे अंत में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हैव वाले की ओर। तो इसमें भी वही है, उसमें आपका सिंगुलर है और इसमें आपको प्लूरल का याद रखना है, यानी एक वचन के लिए आपको हैज़ बीन और बहुवचन के लिए आपको हैव बीन। और अगर आपका समय निश्चित है तो सिंस और अनिश्चित है तो फॉर का यूज करना है। आगे देखते हैं कैसे। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अब हैज़ बीन का यूज देखते हैं हम। सबसे पहले कि हमने बताया था एक वचन, तो ही आपका एक वचन है, वह तो एक वचन होगा ही, तो इसमें हो जाएगा ही हैज़ बीन राइटिंग द बुक फॉर 2 मंथ। यहाँ देखिए 2 मंथ मैंने बताया था, 2 महीने की बात आई है, तो 2 महीने कोई निश्चित समय नहीं है कब के 2 महीने, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया है। यानी ही हैज़ बीन राइटिंग द बुक, वह 2 महीने से किताब लिख रहा है। ठीक है, ही हैज़ बीन राइटिंग द बुक फॉर 2 मंथ, यानी वह 2 महीने से किताब लिख रहा है, तो इसलिए उस लिख रहा है यानी उससे के लिए हम 2 मंथ का यूज कर देते हैं, उससे के लिए हम फॉर का यूज कर देते हैं। और आगे है अपना, इसमें अगर हम आपको वो तो बता ही चुके हैं कि अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं, और अगर आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और इसके बाद फिर आपको इसमें बीन लगानी है। और अगर आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव डबल है तो आपको इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट और फिर बीन, इस प्रकार से आपका वाक्य पूरा होगा। चलिए आगे हैव बीन की ओर। अब हैव बीन में आपको उसमें मैंने बताया था, इस टेंस में मैंने बताया है कि देखिए फॉर यानी फॉर का यूज़ अनिश्चित समय, और इसमें बताऊंगा मैं निश्चित समय। यानी कि देखिए यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस संडे, यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस संडे, यानी तुम रविवार से इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो इसमें देखिए समय क्या है, संडे, तो संडे क्या है, एक निश्चित समय है कि संडे, तो उस निश्चित समय के से के लिए आप सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय में से के लिए आप फॉर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप सिंस या फॉर का यूज करते हैं और हैव बीन वाला यानी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है इस प्रकार से पूरा करते हैं। और आपका नेगेटिव इस प्रकार से, इंटेरोगेटिव वो आपको नियम में कई बार बता चुका हूँ। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।